Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 23rd of February. So on the first page, the first news which we are going to discuss is Supreme Court refuses to stay Election Commission order giving Sena name to Shinde. सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि 17 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में बताया जाता है कि शिवसेना का जो बो एंड एरो का जो उनका ओरिजिनल सिंबल है वो किसको दे दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है उनको दे दिया जाएगा। अब बेसिकली ये इशू क्या है इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, फिर आज की न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि जब लास्ट टाइम हमने देखा था महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी और शिवसेना जो हमेशा साथ में थे, हालांकि कुछ मुद्दों पे ही अलग अलग हो जाते थे, बट बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ा था। बट जैसे चुनाव लड़ा और बीजेपी और शिवसेना का जो कोएलिशन था उनको मेजोरिटी यहाँ पर मिल गई, उनकी सरकार यहाँ पर बननी थी। बट बीजेपी वॉज एडमेंट कि हमारे मुख्यमंत्री जो है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी वही रहेंगे जो पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। लेकिन शिवसेना का यह मानना था उनके अकॉर्डिंग कि हमारी ऐसी बातचीत हुई थी कि हम 2.5 साल के लिए बीजेपी पार्टी और 2.5 साल के लिए शिवसेना का चीफ मिनिस्टर यहाँ पे महाराष्ट्र में रहेगा। अब जैसे ये इशू हुआ तो बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि हम इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शिवसेना ने क्या किया, शिवसेना ने क्योंकि यहाँ पर चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था, बट उन्होंने जो उनके राइवल कैंडिडेट थे या राइवल जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा था, दैट इज कांग्रेस पार्टी एंड द एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके साथ मिलकर यहाँ पे एक एमवीए दैट इज महाविकास अघाड़ी करके एक सरकार बना ली। अब जैसे ये सरकार चली, यहाँ पर 2-2.5 साल तक सरकार चली, फिर बाद में क्या हुआ कि शिवसेना का जो फैक्शन था उसमें से एक धड़ा उसमें बाहर हो गया और उस एक धड़े को जो लीड कर रहा था, जो इसको लीड कर रहा था, दैट वाज श्री एकनाथ शिंदे जी, जो अभी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, महाराष्ट्र के। सो ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी का ऐसा मानना था कि हम बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमारी जिस आइडियोलॉजी के साथ हम आगे आए थे, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, उनकी इतनी लालसा यहाँ पर बढ़ गई थी ऑफ बिकमिंग चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने उनके पिताजी द्वारा जो पूरा एक बेस बनाया गया उसको ख़त्म कर दिया। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, एक सेपरेट पार्टी बनाई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके साथ काफ़ी सारे एमएलएज, काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन साथ में आते गए और अब यहाँ पे क्या हुआ, और फिर बाद में ये इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए गए कि दोनों क्लेम कर रहे थे कि हम असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे जी बोलते कि हमारी जो पार्टी है वो असली शिवसेना है, और इन द सेम वे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है कि हमारी जो पार्टी है वो असली शिवसेना है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर फिर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी एज आई टोल्ड यू कुछ एमएलएज एमपी साथ में आए, तो एमएलए साथ में आए तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सरकार है फिर से बदल गई। बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की जो कह सकते हैं शिवसेना पार्टी है, उन्होंने साथ में मिलके कोएलिशन किया और अभी सरकार अच्छे से वहाँ पे चला रहे हैं। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, 17 फरवरी 2023 लगभग वीक्स बिफोर हमने ऐसा देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में ये बोला कि जो ये सिंबल है बो एंड एरो का, जो सिंबल है शिवसेना का हुआ करता था, वो जो सिंबल रहेगा वो अब एकनाथ शिंदे जी के कैंप के पास रहेगा। दैट मीन्स एकनाथ शिंदे जी की पार्टी जो अपकमिंग बाईपोल्स आने वाले हैं या उसके बाद में जो भी लोकसभा के इलेक्शन रहेंगे उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो सिंबल यहाँ पर देती है बाय द इलेक्शन कमीशन, वो बो एंड एरो का सिंबल किसको दे दिया गया है, एकनाथ शिंदे जी को पार्टी को दे दिया गया। अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी के सबसे बड़ा चैलेंज ये कि सरकार में तो भले ही वो नहीं है, लेकिन सरकार तो चली गई उनकी, बट उसी के साथ साथ उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना वो भी चली गई। तो इसी को देखते हुए अब उनको ये डर सता रहा है कि क्या हमारी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है शिवसेना पार्टी की, जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनको भी अब यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे जी का कैंप है वो यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि जो शिवसेना का जो नाम है और सिंबल जो है वो तो उनके पास है। तो इसी वजह से ये कहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे बड़े बड़े वकील यहाँ पे हुए और यहाँ पे बात की गई। उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो आया है, मतलब रिजल्ट आया, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है कि असली शिवसेना जो है या शिवसेना पार्टी वो कौन लीड करेगा, ये किसकी है, वो एकनाथ शिंदे जी की है। अब इसके बाद हमने देखा काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने, स्पेशली अपोजिशन रूल पार्टीज़ ने इसको अपोज किया और बोला कि ये बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पपेट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, दो इट इज़ बीइंग एन इंडिविजुअल बॉडी। ठीक है, एक अलग बॉडी है बट फिर भी किस तरीके से दैट इज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने कहा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये चीज़ पूरा जो कंट्रोवर्सी इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे गया, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच थी और उन्होंने ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि हमारा इसमें किसी भी तरीके का रोल यहाँ पे नहीं है। रीज़न मीन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इलेक्शन कमीशन कि वो किसको सिंबल देना चाहते हैं और कौन इस चुनाव यहाँ पर लड़े। तो अब यहाँ पे कुछ फियर्स यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोगों का ये मानना था कि क्या ये सही है, और इवन जो काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी सारे एसेट्स जो है शिवसेना के, वो भी क्या उद्धव ठाकरे जी के हाथ से चले जाएंगे और एकनाथ शिंदे के हमको मिल जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसके लिए हम बाध्य नहीं है, बट उन्होंने ये जरूर बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि हमने 17 फरवरी का ये जो यहाँ पर मैंडेट आया या जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नोटिस भेज दिया है। 2 हफ्ते में यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे जी का कैंप है वो यहाँ पे अपनी बात रखेगा थ्रू दैट नोटिस, और उसके 1 हफ्ते बाद यहाँ पे आप अपनी बात रखना। बट ये जो इशू है कि एसेट्स किसके पास रहेंगे, प्रॉपर्टीज किसके पास रहेगी, उसमें हमारा किसी भी तरीके का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं रहने वाला है। सो दिस वाज अबाउट दिस होल इशू। सो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, कि ये जो पार्टी सिंबल वाला जो 17 फरवरी को आया था, giving Shivsena name to Shinde. So this was about the whole issue, though this is being political, but as I told you, this news we are encountering on a daily basis in the newspaper, and we have also seen some editorials and opinions with respect to same, so that's why we have elaborately discussed it today. चलिए, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, that is India remains a bright spot to contribute 15% of global growth in 2023, said by International Monetary Fund. हमने काफ़ी बार देखा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हो गए या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो अपनी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे देते हैं कि इस देश की इतनी ग्रोथ रहेगी, इस देश इस तरीके से ग्रो करेगा। और ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, और इसमें यहाँ पर IMF की जो चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि बाकी सारी कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 2023 में बहुत सारे सेटबैक्स रहेंगे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस विच हैज़ बीन गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। बट इंडिया ओवरऑल ग्रोथ जो है वर्ल्ड की, उसमें 15% का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसी के साथ साथ जो हमारे देश की आने वाले समय में जो GDP ग्रोथ रेट है, उसको भी यहाँ पर IMF ने लगभग 6.1% यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है। इवन दो वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स आफ्टर 2 days ऑन 24 फरवरी, दैट इज टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसको 1 साल हो जाएगा। इसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, फ्यूल क्राइसिस आ रहा है, लॉट ऑफ इशूज़ आर फेसिंग नॉट ओनली इन इंडिया और द वेस्टर्न पार्ट और इवन द होल ग्लोब as I can see. So उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। बट स्टिल इवन दो a lot of challenges are there, but the way Indian government is working, यहाँ पे IMF ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी या इंडिया की जो ग्रोथ है दैट विल कंट्रीब्यूट टू नियरली 15% इन द ओवरऑल वर्ल्ड्स ग्रोथ रेट इन द नेक्स्ट ईयर। बहुत अच्छी बात है। स्पेशली यहाँ पे देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैव बीन हाईलाइटेड बाय एज यू कैन सी दिस GDP ग्रोथ रेट एज वेल। अब यहाँ पे बताया कि क्या रीजंस रहे कि किस तरीके से ग्रो हुआ। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे साइड किया कि इट हैज़ डन रियली वेल टू टर्न अ डिजिटाइजेशन। देखिए आज हम देख रहे हैं भीम UPI हो गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गया, इसमें बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इवन हमने देखा सिंगापुर ने भी इसको यहाँ पर UPI को अडॉप्ट किया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इज़ इन लिम्बो, इज़ इन पाइपलाइन कि हमें ये जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ऑफ भीम UPI एंड जो पूरा ये QR कोड वाला प्रोसेस हमारे देश में चल रहा है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है थैंक्स टू RBI एंड NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अलॉन्ग विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड इवन द यूजर्स एज वेल, जिन्होंने इसको बहुत एक पॉजिटिव वे में आप और हम जिन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया। सो इन द सेम वे फर्स्ट रीज़न यहाँ पे बताया कि इंडिया ने जिस तरीके से डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़े वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंड यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इंडिया ने इवन दो हमने कोविड देखा या अलग अलग सिचुएशन देखी, हमने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लगाए। दैट मीन्स हमने जो कुछ पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस थे उनसे सीख ली, उनसे वो एज ए लेसन हमने लिए, फिर हमने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और थर्ड चीज़ यहाँ पे बताई कि हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक यहाँ पे इवन दो जो IMF ने यहाँ पर इंडिया का जो बजट है या इंडिया ने किस तरीके से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि इवन अभी का भी जो बजट है उसको भी यहाँ पर IMF की जो चीफ उन्होंने एंडोर्स किया। उन्होंने बोला कि इंडिया जिस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पर कैपेक्स भी बोलते हैं। कैपेक्स दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले साल के बजट की अगर मैं बात करूं जिसमें 7.5 लाख करोड़ का कॉर्पस था इन कैपेक्स और इस बार उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 लाख करोड़।
तो एक्सपेंडिचर देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, बट फिर भी एक्सपेंडिचर है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, उससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा गवर्नमेंट का, बट स्टिल वो एक्सपेंडिचर जो है खर्चा है। विज़ अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ, ये भी एक एक्सपेंडिचर है और बहुत भारी मात्रा में एक्सपेंडिचर होता है, बट इससे अल्टीमेटली होता क्या है, इससे कुछ एसेट्स का क्रिएशन होता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, या रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, आप कह सकते हैं चार धाम पूरा जो परियोजना बन रही है, इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म, ये सब बढ़ेगा। तो इससे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुश है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि हमने लगभग, अगर हम हमारा यूनियन बजट 2023 से 2024 जो मतलब अभी का बजट था, जो हमारी ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को प्रेजेंट किया था, तो उसमें यहाँ पर क्लियरली 33% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, जहाँ पे 7.5 लाख करोड़ का यहाँ पे हमने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, उसको बढ़ा के हमने 10 लाख करोड़ कर दिया। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे IMF ने एंडोर्स किया कि इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, इंडिया जिस तरीके से अपने लेसन्स जो है, जो पूरे विश्व जिस तरीके से यहाँ पर इशूज़ फेस कर रहा है, बट इंडिया जिस तरीके से कोप अप करके उस पर काम कर रहा है। एंड लास्ट इज इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी देखने को मिल रही है और इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमें देखने को मिल रही है, ऑल दीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस सिचुएशन दैट इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इन द नेक्स्ट ईयर, जो 2023 में इसी साल की बात यहाँ पर की जा रही है, वो 15% रहेगी इन द ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ रेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा अपडेट है हमारे लिए, दैट वी आर ऑन द राइट पाथ ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी बजट प्रेजेंट किया, और आप सोचिए उत्तर प्रदेश का बजट किस तरीके का है कि हमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे यूपी गए थे तब उन्होंने अनाउंस भी किया था कि उत्तर प्रदेश के बजट को हमको इतना रॉबस्ट बनाना है, इतना शानदार बनाना है, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की हमको इकोनॉमी बनाना है। जो हमारा देश का एम है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें उत्तर प्रदेश का लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एज पर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसी को देखते हुए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर बजट प्रेजेंट किया गया बाय द उत्तर प्रदेश, और इसको यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज़ biggest ever budget of Uttar Pradesh which has been presented by the Honorable Finance Minister of Uttar Pradesh. चलिए, this is political, this we can skip. Okay, so now we move directly to the editorial part. Today we will be discussing 2 editorials and 1 opinion. So what the title of the first editorial says, protect the power of the little man in a democracy. यहाँ पर ऑथर ने बोला है, यहाँ पे इस एडिटोरियल की अगर बात करूँ, उसको 3 फेजेज में हम समझेंगे। फर्स्ट फेज में यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया कि किस तरीके से करंट गवर्नमेंट अपनी कह सकते हैं पॉलिटिकल जो पावर है, या उनके पास कहीं ना कहीं अथॉरिटी, उसको किस तरीके से मिसयूज़ करिए। सेकंड में यहाँ पर बताया गया पास्ट की सिचुएशन, कि पास्ट में हमारे जो लीडर्स रहे, पास्ट में जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, उनका क्या रोल रहा, और लास्ट में बात की थर्ड फेज में, थर्ड पार्ट में, दैट इज़ द रोल ऑफ द अपोजिशन, जो कहीं ना कहीं अपोजिशन ना तो यूनाइट हो पा रहा है, ना अपोजिशन अपनी वॉइस को रेज कर पा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। सो ऑथर ने यहाँ पर स्टार्ट किस तरीके से किया है कि इवन दो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, हमने रिसेंटली 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, बट क्या हमारे यहाँ की जो मूलभूत इश्यूज़ हैं, दैट इज़ पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्या हम उसको केटर कर पा रहे हैं? और इसी के साथ साथ जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनको भी यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया कि एब्जेक्ट पॉवर्टी इज देयर, डीपनिंग डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दैट मीन्स जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दैट मीन्स कहा जाता है कि जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? ये ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जिस तरीके से यहाँ पे करंट गवर्नमेंट जो अपोजिशन है, अपोजिशन की रूल्ड पार्टीज़ है, अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी सरकारों को टॉपल कर रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर उनका ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है उनमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, तो क्या ये सही है? और इवन जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको भी थोड़ा हाईलाइट किया गया बाय द ऑथर। तो क्या ऑल दीज थिंग्स आर ऑन द राइट पाथ, दैट इंडिया जो एक विश्व गुरु बनना चाहता है, और जिस तरीके से हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर सेलिब्रेट किया, 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया, तो क्या आर वी ऑन द राइट पाथ और नॉट?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने किया। देन यहाँ पे ऑथर ने विंस्टन चर्चिल की यहाँ पर बात की और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे साइड किया, और ऑथर ने बात की फ्रॉम द पेजेस ऑफ द पास्ट। पेजेस ऑफ द पास्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बात की गई पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, जो उनके द्वारा जो कुछ कोट किए गए थे रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी कि आप किसके साथ जाना चाहते थे, बोले हम आपके साथ रहेंगे, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर तो हमें न ब्रिटिशर्स के साथ या न कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, मतलब इतना ट्रस्ट था। देन यहाँ पे बाकी और कुछ लीडर्स, मौलाना मोहम्मद अली जी की यहाँ पर बात की गई, और अल्टीमेटली बताया गया कि जो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो वो जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले किया, तो उनके द्वारा जिस मोटिव के साथ ये पूरा देश बनाया गया, संविधान बनाया गया था, और उस संविधान के बेसिस जिस तरीके से देश चलना था, बट वैसा जो उनकी पॉलिसीज़ थी और आज जिस तरीके से पूरा यहाँ पर हमारे देश में माहौल हो रखा है, वो क्या दैट इज़ नॉट इन सिंक, ऐसा ऑथर ने यहाँ पर बोला। इसी के साथ साथ ऑथर ने ये भी हाईलाइट किया कि सिचुएशन इस तरीके की है कि काफ़ी सारी जो इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोई केटर नहीं कर रहा। हालांकि ऑथर ने बोला कि दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, की अभी जो गवर्नमेंट है वो पावर में है तो पावर का मिसयूज़ करी, बट इवन पुरानी सरकारों को भी हमने देखा कि जब जब वे पावर में थी तो उनके द्वारा इस तरीके के कृत्य किए जाते थे जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती थी। बट यहाँ पे ऑथर ने, एज आई टोल्ड यू, थर्ड पार्ट में बात की है अपोजिशन एंड नेसेसरी एविल। अब यहाँ पे ऑथर ने सरकार को तो क्रिटिसाइज किया ही है, बट साथ में अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज किया कि अपोजिशन अपनी जो बात है वो लोगों तक, ना संसद में रख पा रहा है, ना अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहा है। इसी वजह से लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है कि आप किसको वोट करें। इसी वजह से नेक्स्ट डे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे पोल्स में ऐसा ही बताया जा रहा है कि 350-400 सीट्स यहाँ पे जीत सकती बीजेपी। हालांकि ये थोड़ा सा इससे अलग है, बट यहाँ पे ऑथर ने बोला कि अपोजिशन का यह काम यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भी सरकार के द्वारा इस तरीके की पॉलिसीज लाई जा रही है जो लोगों के हित में नहीं है या लोगों को अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी और सरकार को खुद को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसकी आवाज़ यहाँ पर उठाई जाए। इन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर जगह यहाँ पर वो वॉइस यहाँ पर रेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या वो हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ऑथर ने किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला है कि दिस इज जो एंडिंग है, कंक्लूडिंग रिमार्क उसको मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। दैट लेट अस होप एंड प्रे दैट द पार्टी इन पावर एंड द अपोजिशन, दैट मीन्स दोनों की बात करी। इनिशियली हमने देखा कि जो पार्टी रूल करी उसकी बात करी, लास्ट फेज में यहाँ पे अपोजिशन की बात करी। दैट will realize that duties and responsibilities towards the constitution, जो सेकंड पार्ट में बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनका क्या आइडिया था बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिस्पेक्ट द विशेज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से पूरा यहाँ पे ऑथर ने बताया कि इनिशियली क्रिटिसाइज किया, सेकंड में कोट किया फ्रॉम द पास्ट कि किस तरीके से हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो पुराने लोग थे, स्टॉलवर्ड्स थे, उनका क्या रोल रहा, और अब यहाँ पे अपोजिशन क्यों यहाँ पर अपना रोल को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे अपोजिशन की तरह से नहीं निभा पा रहा। देन नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया कैन बिकम ए बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। सो अभी के सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इवन अभी जो हमारा बजट था उसमें भी यहाँ पर हमने ग्रीन ग्रोथ की यहाँ पर बात की, उसको यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया भी गया इस एडिटोरियल में। देखिए अभी क्या जो हमारा बजट था जो प्रेजेंट किया गया बाय हमारे ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उसमें पूरा ओवरऑल जो हमारा बजट था उसको सप्तऋषि मतलब 7 पिलर्स उसके रखे गए कि अपन यूथ को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, रीचिंग द लास्ट माइल, और उसी में एक ग्रीन ग्रोथ करके था उसको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि हमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे कमिटमेंट से इन जो हमने कमिटमेंट्स पास में किए COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में जो ग्लासगो एंड स्कॉटलैंड में हुई थी यूके में, कि इंडिया विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070 और काफ़ी सारे उसके अलावा कमिटमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स उनसे रिलेटेड किए थे। तो अब यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ की बात की कि ग्रीन ग्रोथ के लिए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे 30 by 30 एक प्लेज है जो 2019 में कनाडा मॉन्ट्रियल में एक समिट हुई थी, उसमें रखा गया था कि हमारे विश्व की जितनी भी, पूरे विश्व की बात की जा रही है, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की जितनी भी जगह है जिसमें बायोडाइवर्सिटी जहाँ जहाँ पे आती है उसमें 30% हमको प्रोटेक्ट करनी है। नहीं तो अगर वो नहीं किया गया तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़ हम देख रहे हैं हर जगह। इवन आज अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो ये जो फरवरी का महीना है, अगर आप देखें तो फरवरी के महीने में स्पेशली आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो मौसम रहता था थोड़ा सा सर्द मौसम रहता था, बट आज जिस तरीके से बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़ और उसमें जो ह्यूमन्स है उनका बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके की सिचुएशन हमारा बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके से हम जो कह सकते हैं क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसी का रिपरकशन है कि आज इवन फरवरी मंथ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, इवन कुछ जगहें तो ऐसी जहाँ पे 40 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर हो चुका है। तो
इसी चीज़ को यहाँ पर ऑर्डर ने हाईलाइट किया कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया। इसी के साथ साथ इसके अलावा जो मिस्टी करके एक स्कीम है उसको ऑर्डर ने हाईलाइट किया, पीएम प्रणाम स्कीम को हाईलाइट किया कि ऑल दीज कुड बी बेसिस, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको केटर करने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। हमने ग्रीन बॉन्ड्स रिसेंटली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ के लॉन्च किए। देन इंदौर इन मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया जिसने यहाँ पर म्यूनसिपल बॉन्ड्स यहाँ पर जारी किए, जिससे सोलर प्लांट और इन सब पे काम किया जाएगा। सो इन द सेम वे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर ऑर्डर ने बोला कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक साउंड मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके लिए मस्ट बी साइंस बेस्ड का मतलब है कि प्रॉपर आप रिसर्च करके कुछ इंप्लीमेंट करिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी इन लिम्बो कि आपने फटाफट कुछ पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए या आप सोचा कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। हाँ करें आप बिल्कुल, और दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बट उसके लिए प्रॉपर एक साइंटिफिक मैथोडोलॉजी रहे जिससे और बेटर यहाँ पर मैकेनिज्म यहाँ पर बन सके, जिससे जो हमारे देश की और विश्व की जो हमारा 30x30 का जो प्लेज रहा है मॉन्ट्रियल कनाडा में जो 2030 तक हमें ये करना है, तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से यहाँ पे आगे बढ़ सके। ये पूरी चीज़ यहाँ पे बताई गई। और लास्ट में बताया गया दैट इज लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो ऐसा नहीं हो सकता, इट शुड बी सेंट्रलाइज, इट हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कुछ लोगों के पास है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे लोगों तक भी दे रखी। दैट मीन्स अगर आप इसी में थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, वो उस एरिया को, लोकेलिटी को, क्लाइमेट को, ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हैं, तो उनका साथ में आना और बेटर यहाँ पे हो सकता है। इस चीज़ को भी ऑर्डर ने यहाँ पर हाईलाइट किया। चलिए देन एक फर्स्ट ओपिनियन भी पढ़ेंगे हम लोग। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, एंड द वॉर एज द वॉर इन यूक्रेन सीम्स एंडलेस, टॉक्स आर द ओनली वे आउट। से यहाँ पे ऑर्डर ने बोला है कि कल, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि कल 24 फरवरी 2023 को रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल हो जाएगा। आप देखिए क्या 21st ऑफ सेंचुरी हमारे सबके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या 21st सेंचुरी वॉर की सेंचुरी है क्या? जब हमने कोविड की सिचुएशन देखी, काफ़ी सारी इकोनॉमिक, काफ़ी सारे देशों की स्थिति ऐसी कि मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, कुछ देशों, काफ़ी सारे देशों की स्थिति ऐसी कि जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं ना केवल उन 2 कंट्रीज़ में बट समूचे विश्व पे हो रखा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ने बोला ना रशिया यहाँ पर पीछे बैकआउट करना चाह रहा है, ना यूक्रेन यहाँ पर, यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा एडमेंट हो चुका है क्योंकि उसको और ज़्यादा सप्लाई चाहिए और उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं और बढ़ाने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग यूएस एंड अदर कंट्रीज़, वो यहाँ पर आर्म्स एम्युनिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली द पर्पस हियर इज कि आप लोग साथ में आइए, बैठिए, बात करिए और इसको इशू को रिजॉल्व करिए। इंडिया इसी वजह से बार बार ये बोल रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे और द बेस्ट सोल्यूशन टू केटर टू दिस प्रॉब्लम। बट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ना उसकी बात कर रही है और ना रशिया उसके लिए काम कर रहा है। सबने अपने अपने कहीं ना कहीं एक पाथ बना लिया कि हम या तो इसके साथ हैं या हम इसके साथ हैं। बट इस वॉर को रोकने के लिए ना इन रशिया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना इवन चाइना या रशिया काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस वॉर को रोका कैसे जा सकेगा? वो रोका ही नहीं जा सकेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ वेस्टर्न लीडर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको रिजॉल्व करें। बट अल्टीमेटली दिस इज द प्रॉब्लम ऑन द वेस्ट, ये उनके द्वारा चालू किया गया। हम हमारी प्रॉब्लम्स को केटर करें या आपकी प्रॉब्लम्स को केटर करें। तो यहाँ पे ऑर्डर ने यही बोला कि भले ही ये जो सिचुएशन है, तो अल्टीमेटली अभी हमने देखा यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पे जिस तरीके से पोलैंड जाते हैं, फिर थ्रू ट्रेन रूट यहाँ पे वो यूक्रेन में जाते हैं, तो आप जा रहे हैं वहाँ 8 घंटे की जर्नी करके, तो आपका वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल है कि हम वी स्टैंड विद यूक्रेन। और आप जिस तरीके से, क्योंकि अभी जर्मनी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, उनके दिमाग में एक मतलब कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट यूएस के प्रेसिडेंट का यहाँ पे डायरेक्टली यूक्रेन में जाना एक क्लियर सिंबल है कि यूएस स्टैंड्स विद यूक्रेन और आप और सपोर्ट करिए। तो क्या ये वॉर को, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे जो बाइडन का स्टेक ये होना चाहिए कि उनसे बातचीत करके किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। बट क्या ऐसा हो रहा है? ये आपके लिए और हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 21st सेंचुरी इज नॉट द सेंचुरी ऑफ वॉर, और अगर ये बढ़ती जाएगी तो और इश्यूज यहाँ पे होंगे। तो इसी चीज़ को ऑर्डर ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स आफ्टर 3 years। सो हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि चाइना बेसिकली क्या करता है, चाइना का सिंपल है कि
जो टेरिटरी हमारी है वो तो हमारी है, बट जो जिस पे हम क्लेम करते हैं दैट इज़ डिस्प्यूटेड। तो अब यहाँ पे हमने देखा गलवान वैली वाला इशू या रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश वाला इशू, तो काफ़ी बार यहाँ पे चाइना का क्या हुआ है, चाइना के ट्रुप्स आते हैं, उनको इंडियन जो आर्म फोर्सेज है वहाँ पे मार के भगाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ऐसा होता है, हमने काफ़ी समय से देखा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 15-16 यहाँ पर कॉप्स कमांडर टॉक्स हुई, बट कुछ यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर आ नहीं रहा था। हालांकि बातचीत हो रही थी हर 2-2, 3-3 महीने में, स्पेशली आफ्टर दिस गलवान वैली इंसिडेंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इंडिया की साइड से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिस्टर शिल्पक अंबुले जी, वो यहाँ पर चाइना गए। उन्होंने जो उनकी काउंटर पार्ट है वहाँ की चाइना की, दैट इज चाइनाज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हुआ चुनिंग इन बीजिंग, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन पर बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बातचीत हुई, कैसे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है उनको और बेटर किया जा सके, और ये डिस्प्यूट जो हो रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी विजिट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना रिलेशन, जो कि लगभग 3 साल बाद यहाँ पे हुई है। चलिए नेक्स्ट पे, देन दिस इज ऑल्सो जस्ट एन अपडेट कि ऐसा हुआ है कि जो जर्मनी के और डेनमार्क के जो लीडर्स हैं, डेनमार्क के प्रिंस और जर्मनी के जो चांसलर हैं मिस्टर ओलाफ स्कॉल्स, वो यहाँ पे भारत आने वाले हैं और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, यूक्रेन रिलेटेड, चाइना रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उस पर बात किया जाएगा। अगर आज की स्थिति देखें तो इंडिया जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, हमने फर्स्ट ही पेज पे डिस्कस किया कि 15% ग्रोथ ओवरऑल रहने वाली है, बट इसके अलावा आप देखिए इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, SCO की मीट होने वाली, G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली, राइजीना डायलॉग जो इंडिया यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराता है वो होने वाला है। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स और इवन ये ऐसे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे भारत आने वाले हैं। दैट क्लियरली इज अ सिग्नल कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है, SCO वगैरह जो हमने अभी भी डिस्कस किया, राइजीना डायलॉग, सबके बारे में यहाँ बताया गया। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेसी इस तरीके की, इंडिया अपना इंटरेस्ट यहाँ पे देख रहा है, और इवन अपना इंटरेस्ट देखने के साथ साथ जिन देशों, सभी देशों के साथ कोशिश कर रहा है, स्पेशली जो अच्छे देश इनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, उन रिलेशंस को और बेटर करना चाह रहा है, ट्रेड फैसिलिटेट करना चाह रहा है थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सब काम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। देन हिजबुल सुप्रीमो ऑफर्स फनरल प्रेयर्स इन पाकिस्तान। हालांकि ये टेररिज्म रिलेटेड न्यूज़ है, बट आई हैव हाईलाइटेड दिस इंटेंशनली, रीजन बीइंग कि सैयद सलाउद्दीन, ये जो बंदा है ये टेररिस्ट है और ये हिजबुल मुजाहिदीन का सुप्रीमो है। इसी का जो राइट हैंड है एक बंदा, वो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में मार के आया था। और ये क्लियरली अभी हमने देखा कि परसों के दिन जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक जो लीडर था, जिनको लीडर बोलते हैं टेररिस्ट, वो मर गया, और उसको वहाँ पे उसके सपोर्ट में या उसका जो फनरल था उसमें यहाँ पे सैयद सलाउद्दीन गया। ये एक वांटेड टेररिस्ट है, इसको यूएस ने भी डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट। बट अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान बात करता है कि आप बातचीत करिए या इंडिया को कैसे कश्मीर का मुद्दा, इस बंदे ने वहाँ पे भी, हमें पहले भी पता है कि उसामा बिन लादेन भी 2011 में पाकिस्तान में मिला था, और सैयद सलाउद्दीन क्लियरली वहाँ पे ये जहर उगल रहा था किसके, इंडिया के खिलाफ रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर। तो ऐसे में जब यूएस बात करता है कि हमें इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो जब यूएस के अपने इश्यूज़ है, दैट मीन्स जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारना है या कासिम सुलेमानी को मारना है, तो आप इराक में जाके उसको मार सकते हो, आप ड्रोन अटैक करोगे उसको मार दोगे क्योंकि वो आपके लिए थ्रेट है। बट जो बाकी दूसरे देशों के लिए जो थ्रेट है या इंडिया के जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व ही नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है आपको, अगर इंडिया पाकिस्तान के जो इशूज़ है उनको सॉल्व कर दिया तो अल्टीमेटली आपके जो हथियार है, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डिफेंस के एक्सपोर्टर है, वो कौन खरीदेगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसी को देखते हुए ये एक सबसे बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है कि यूएस बीइंग द सुपर पावर, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यूएस, बट द सिचुएशन इज, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर देखें तो यूएस अगर सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है, तो उसको इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। सैयद सलाउद्दीन जैसे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेज के द्वारा दी जा रही है, तो अल्टीमेटली किया क्या जाना चाहिए, यूएस के द्वारा इंडिया, जो ये सब देश जो टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनको अल्टीमेटली कैसे भी करके उस आदमी को मारना चाहिए ताकि टेररिज्म को नहीं बढ़ावा दिया जा सके। बट ऐसा हो नहीं रहा। तो ऑल दीज आर बिग चैलेंजेस जिसको यहाँ पर केटर करने की आवश्यकता है, अलॉन्ग विद द इशूज विच वी आर फेसिंग। तो अपने आप में टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अलग अलग बड़े बड़े फोरम्स पे हम देखते हैं कि बहुत बार उठाया जाता है, बट ऐसे टेररिस्ट को यहाँ पे खुलेआम जो ऐसी बातें कर रहे हैं और अगेंस्ट इंडिया इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, इवन बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो तो उनको और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इवन यूएस और बाकी कंट्रीज जो किसी भी तरीके से उनके ऊपर कुछ यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए, नाउ विल मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में विल बी डिस्कसिंग ओनली वन न्यूज, दैट इज चाइना रशिया टाइज नॉट एम्ड एट अदर कंट्रीज सेड बाय वांग यी।
सो यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा वांग यी जो है उन्होंने चाइना यहाँ पर रशिया विजिट किया मॉस्को, उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन उनसे मुलाकात की और बोला कि वी स्टैंड विद रशिया, हर तरीके से सपोर्ट हम करेंगे। हमने देखा भी है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से जितने भी रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुए सब में यहाँ पर इन यूएनएससी एंड डिफरेंट फोरम्स हमेशा यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को यहाँ पर चाइना ने यहाँ पे रशिया को यहाँ पर सपोर्ट किया और वो उसी चीज़ की यहाँ पर बात की है कि अब यहाँ पर चाइना जो है अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है अलग अलग तरीके के अगर यहाँ पर रशिया को चाहिए तो उसके लिए भी हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। और इवन रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ये भी यहाँ पर इन्वाइट दिया कि हम चाहते हैं कि जो शी जिनपिंग है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उनको एक न्योता दिया फॉर्मल इन्विटेशन थ्रू वांग यी कि वो यहाँ पर मॉस्को आए, उनको इन्वाइट यहाँ पर किया। सो दिस शोज द राइजिंग फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विच हैज़ बीन इंक्रीजिंग एवर सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दैट इज China and Russia, who are the permanent members of the United Nations. So herein I conclude with today's session. So I hope the session was insightful. If you like the video, do hit the like button, and if you have any suggestions for us, do let us know in the comment section of this video. That's all from my side.